नमस्कार, गाला असाइनमेंट 2025 पेपर नंबर 2 मैथमेटिक्स बेसिक, उसका पहला क्वेश्चन जो मतलब फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज रहते हैं. लेट अस सॉल्व देम. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16, यानी कि ऊपर नीचे दोनों का सम 16 होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारे ऑप्शन में. 9 plus 7 that goes to 16. ओके, 4 plus 12 16, 9 plus 7 16 और ऑप्शन डी है 12 plus 4 16. सारे ऑप्शन जो है पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. दूसरी कंडीशन, if 5 is added to its डिनोमिनेटर में हमें 5 ऐड करना है. it reduces to 1/2. मतलब आप चेक करेंगे सब में सबके नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 5 ऐड करके. ओके, तो डिनोमिनेटर पे 5 ऐड करते हैं. दिस विल बिकम 9/7 plus 5 it is 12. कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो इट रिड्यूसेस टू 3/4. सो इट इज नॉट आवर आंसर. इसको अगर मैं 5 ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 4/17. दिस अगेन इज नॉट आवर आंसर, क्योंकि 4/17 को हम फर्दर आगे कैंसिल नहीं कर पाएंगे. इधर 5 ऐड करते हैं तो इट बिकम 7/14. ओके, 9 plus 5 is 14, तो 7/14. 7 2s are 14, so it is clearly it is 1/2. So our answer is C. Okay, our correct answer is C, 7/9. Okay, next question. If the roots of the equation 6x square minus 13x plus k equal to 0 are reciprocal of each other. Okay, roots जब reciprocal of each other होते हैं तो there is a rule a equal to c होता है. a equal to c क्या होता है? a equal to c जब रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तब a और c जो है वो दोनों सेम होते हैं. तो इसके नीचे लिख देते हैं हम ax square plus bx plus c equal to 0, जो कि हमारा जनरल टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो इन दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास है a equal to 6, b equal to -13 and c equal to k. ओके, और अकॉर्डिंग टू द रूल a इक्वल टू c है, तो a की वैल्यू क्या है रखेंगे? a इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू k. सो यू हैव k इक्वल टू 6. कैलकुलेशन से सीधा आपके पास आंसर आ रहा है. तो दिस इज नॉट आंसर. दिस वन अगेन c 6 is our correct answer. Okay, then the next question is third question is for a given AP, if d equal to 5 then a 18 minus a 13 equal to. छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हमें करना पड़ेगा. an का फॉर्मूला है हमारे पास. an का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, what we need to do is a18 तो a18 equal to a plus 17d अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. एंड में से एक कम करना है. ये 18 है तो इधर 17 आएगा. सिमिलरली a13 क्या होगा? a13 विल बी a प्लस 13 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 12d. ओके, 18 में आ गया 17, 13 में आ गया 12. देन इन दोनों का हमें माइनस करना है यानी कि इधर माइनस लगा देंगे और इधर भी माइनस लगा देंगे. तो वी हैव a माइनस, ये तो 0 हो गया. 17 minus 12 क्या होगा? इट इज 5d. 17 minus 12 हो जाएगा 5d. और हमारा आंसर में d की वैल्यू, क्वेश्चन में हमें d की वैल्यू गिवन है 5. तो 5 into d is 5 into 5 and the answer is 25. So again your option number C 25 is the correct answer. Okay, next, the midpoint of the line segment joining 1 1 and 3 3 is मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास क्लियर फॉर्मूला है, दैट इज मिड पॉइंट. देखो मिड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास एंड दैट इज m इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. अगर यहाँ पे देखिए तो दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 y2. तो x1 3 plus 1. ओके, सो वी विल हैव 3 plus 1/2 and again इधर भी 1 plus 3/2. So it is 3 plus 1/2, that is 3 plus 1 is 4. 4/2 क्या होता है? 2. So your answer is this one, D, 2, 2.
3 + 1 4/2 2, 3 + 1 2 4/2 2, दोनों में 2 2 आ रहा है। ओके, सो कॉमन करेक्ट आंसर इज 2 2 डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के लिए व्हाट वी डू इज 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर जो है वो होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। ओके, 1 + tan स्क्वायर हो जाता है sec स्क्वायर, और sec जो है दैट इज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ cos, यानी कि 1/sec स्क्वायर इज cos स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अपना आंसर जो है ऑप्शन बी आएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन नेक्स्ट यूजुअली फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है। ओके, याद रख लो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका फिक्स है 2, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन माइनस मोड। तो ये एक हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं। So the 7th question, next the 7 onwards 6 questions जो है वो fill in the blanks होते हैं। तो fill in the blanks में first fill in the blanks that is the 7 number का question जो है the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number। smallest prime number होता है 4, okay, sorry, smallest prime number होता है 2 and the smallest composite number होता है 4, और इन दोनों का HCF हमें चाहिए। HCF यानी कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 और 4 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 2। सो योर आंसर इज 2। ओके, योर आंसर इज 2 हियर। ओके, थोड़ा राउंड कर देते हैं रेड कलर से ताकि आपको आइडिया है। 2 इज योर करेक्ट आंसर। द ग्राफ ऑफ px = x² + 4x + 3 इज अ, सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x² वाला अगर कोई इक्वेशन होता है तो उसका ग्राफ जो है वो पैराबोला होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, मतलब इट इज फिक्स कि अगर x² है तो ग्राफ पैराबोला बनेगा। अभी ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा उसके लिए व्हाट वी हैव टू चेक इज दिस वन, x² का साइन चेक करना होता है। x² अगर पॉजिटिव है तो ऊपर खुलेगा, x² अगर नेगेटिव है तो नीचे खुलेगा। मतलब यहाँ पे कौन सी साइन है, अभी यहाँ पे साइन देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो योर करेक्ट आंसर इज अपवर्ड्स। अगर ऐसा क्वेश्चन और कोई पेपर में आता है जिसमें हम सब बोलते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव करके दिया होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। समझ गए, समझते भी चलो, साथ में खाली आंसर से मतलब मत रखो। अगर फिर से एक बार x² अगर पॉजिटिव रहा तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, x² अगर नेगेटिव रहा तो डाउनवर्ड्स। x² होगा दैट मींस वो पैराबोला आएगा, वो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज। जनवरी में 5 संडेज हो, सिंपल होता है। देखो कोई भी मंथ आपको पूछेंगे, ये इस बार जनवरी है, कभी अगस्त पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं वो मंथ के अंदर। जनवरी में अगर 31 डेज है तो व्हाट यू विल डू इज 31 माइनस 4 वीक हो सकते हैं एक महीने के अंदर, तो 4 वीक में कितने डेज आते हैं, दैट इज 7 4 28। मतलब आपका जो मंथ है जनवरी में 31 डेज होते हैं, उसमें से 28 को माइनस कर दो और डिवाइड बाय 7 तो पक्का होता है। ओके, तो 31 - 28 दैट इज 3/7 इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हो, कोई भी मंथ होगा, से फरवरी हुआ तो फरवरी में लीप ईयर नॉन लीप ईयर देखना पड़ेगा। मार्च हुआ तो मार्च में आगे 31 डेज होते हैं, तो 31 - 28, मतलब आपका जो मंथ पूछा है वो मंथ में कितने दिन है उसको 28 में से माइनस कर दो, नीचे 7 फिक्स है, तो इसका आंसर हो गया 3/7। इफ sin alpha equal to 1/2 and cot beta equal to 1 then alpha plus beta equal to, तो व्हाट वी हैव टू, हमें इसके ये जो वैल्यूज है वो याद रखने पड़ेंगे कि sin अल्फा, तो sin की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 होती है 1/2। ओके, एंड cot की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो cot 45 होती है 1। सो फ्रॉम दिस यू कैन डिराइव दैट अल्फा इक्वल टू 30 and beta equal to 45. So now alpha equal to 30 plus beta equal to 45. Your answer is
65 75 sorry 30 plus 45, that is 75. Okay, so your correct answer here is 75 degree. Next, quadrilateral XYZW circumscribes a circle if XY equal to this and YZ three sides का are given and fourth side की वैल्यू हमें पूछी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई अगर ऐसा सर्कल है और उसके ऊपर क्वाड्रिलेटरल लगाया हुआ है, देखो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को लगाया हुआ है, ठीक है, से क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो उसकी जो सामने सामने की साइड्स होती है उनका सम इक्वल होता है। दैट मींस व्हाट यू कैन राइट हियर इज, यहाँ पे जगह बना के लिख देते हैं हम, व्हाट यू कैन राइट हियर इज एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई और जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड। समझ में आया? सामने सामने की जो साइड्स है उनका सम, इन दोनों का सम करो और इन दोनों का सम करो, वो इक्वल होता है। दैट कम्स इन एक्सरसाइज ओनली, एक्सरसाइज 10.2 का कुछ 8th सम है शायद ही। तो हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू है 13.8 प्लस जेड डब्ल्यू की वैल्यू है 7.5 इक्वल टू एक्स डब्ल्यू जो हमें ढूंढना है और वाई जेड है 10.7। अब यहाँ पे प्लस करेंगे अगर तो 8 प्लस 5 30 पॉइंट पावर 1 आ गया, 7 प्लस 3 10, देखो यहाँ पे प्लस कर लेता हूं मैं, 13.8 प्लस 7.5, 8 प्लस 5 30 पावर 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 3 10 11 पावर 1 2 21.3, ओके, इक्वल टू एक्स डब्ल्यू प्लस 10.7। ये 10.7 को इधर लेके आएंगे तो 21.3 माइनस 10.7 इक्वल टू एक्स डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर आएगा 21.3 माइनस 10.7, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इसको हटा के ऊपर 13 लिखेंगे, इधर 0 हो जाएगा। 13 माइनस 7 इज 6, okay, and 0 minus 0 is 0, 2 1 minus this is 1, 0 minus 0 is 1 and 2 minus 1 is this। तो 10.6 is your correct answer, okay, यहाँ से आ गया देखो 10.6 is your correct answer, 10.6। next, the mean of the first n natural numbers is, देखो n नेचुरल नंबर का सम हमें पता है, दैट इज n plus 1 by 2, ओके, ये होता है n नेचुरल नंबर्स का सम। मीन के लिए अगर क्या करना होता है, सम ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर्स, तो इसमें हमें डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, योर आंसर इज n plus 1 by 2, ठीक है, योर आंसर इज n plus 1 by 2। नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। तो नेक्स्ट जो है, दे आर ट्रू और फॉल्स स्टार्टेड फ्रॉम 13 एंडिंग एट 16, ट्रू और फॉल्स। 13 इसमें हमें ट्रू है या फॉल्स है इतना ही दिखाना होता है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी होती है, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स। 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 plus square root of 5, 9 to multiplied by 9 minus square root of 5 is an irrational number। तो आपको बता दूं कि नंबर को इरेशनल होने के लिए क्या चाहिए, नंबर को इरेशनल होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर बोले तो जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसे कोई नंबर को आप स्क्वायर रूट में रख देते हो तो वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज दैट, जो कि एक प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट भी है, प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट भी है, तो ये इरेशनल हो सकता है। लेकिन ये आपको ऐसे ही घुमाने के लिए ऐसे पूछा हुआ है। आपने वो एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी आपको पता होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, a is 9 and b is √5, तो it will be 9 square minus square root of 5 square and that will be 81 minus 5।
स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 एंड दिख रहा है क्लियरली कि देयर इज नो स्क्वायर रूट इन द सॉल्यूशन ओके हेंस इट इज एन जो भी आंसर आएगा इट विल बी अ रैशनल नंबर नॉट द इरेशनल नंबर सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दिस स्टेटमेंट इज वेरी फॉल्स गलत बात है फॉल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n मतलब x की पावर डिग्री का मतलब होता है x की पावर डिग्री n हैज एट द मोस्ट n+1 zeros मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 2 है ओके अगर x की पावर n है डिग्री ऑफ n बाकी जो भी होगा आगे 5x³ ऐसे कुछ भी रैंडमली कुछ भी मतलब x की पावर n है तो उसके जीरोस कितने हो गए n+1 नहीं ऐसा नहीं होता है फॉल्स है मैं आपको बताता हूं रीजन आपके अगर x की पावर आपकी पॉलिनोमियल में अगर x की पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस आर मैक्सिमम 2 से कम हो सकता है मतलब जीरोस 1 हो सकते हैं जीरो 0 हो सकते हैं मतलब एक भी जीरो ना हो ऐसा हो सकता है एक ही जीरो हो ऐसा हो सकता है मैक्सिमम उसके 2 जीरोस हो सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं हो सकते अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि डिग्री अगर n है यानी कि x की पावर हमारे पास n है तो उसके जीरोस कितने हो सकते हैं n मैक्सिमम n से ज्यादा नहीं हो सकते दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y - 8 = 7 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस यस दिस इज ट्रू कैसे तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू ढूंढने की ट्राई करें तो 3y = 7 + 8 3y = 7 + 8 is 15 then y = 15/3 and that's why y = 5 ओके y की वैल्यू फिक्स हो गई जब हम ग्राफ बनाते हैं देखो x एक्सिस एंड y एक्सिस ठीक है तो y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गई y की वैल्यू क्या फिक्स हो गई 5 अभी x की जगह पे 0 रखो 1 रखो 2 रखो 0 के लिए भी y की वैल्यू 5 2 के लिए भी y की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 है तो 1 के लिए 5 x की वैल्यू कुछ भी हो जाए -1 कुछ भी हो जाए ये 5 ही रहने वाला है दैट मींस द लाइन विल बी लाइक दिस और वो किसको पैरेलल होगी x एक्सिस को अगर y की वैल्यू बन रही है आगे याद रखो और किसी बार क्वेश्चन सिमिलर आ गया तो अगर y की वैल्यू बन रही है तो वो x एक्सिस को पैरेलल होगा और अगर x की वैल्यू ऐसे बन रही है तो वो y एक्सिस को पैरेलल होगा यहां पे बोला है कि द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज अ पैरेलल टू द x एक्सिस तो दिस इज ट्रू ओके अगर वो y की वैल्यू बना रहा है अगर वो x की वैल्यू बना रहा होता तो ये फॉल्स हो जाता ट्रू ओके द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1 दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड थिंग और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा 1 होता है ओके प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 होता है तो दिस इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड्स सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर वन वर्ड आंसर्स मतलब वन वर्ड में या फिर वन सेंटेंस में ऐसे आंसर्स देने होते हैं हमें तो फर्स्ट 17 नंबर if k - 3 k + 7 and 2k + 7 are three consecutive terms of an AP find the value of k okay ये consecutive terms of AP है तो AP के 3 consecutive term की खासियत ये होती है अगर ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन हल्का सा दूं तो एक मिनट हाँ तो अगर A B और C ये 3 टर्म है अगर वो AP में है A B C are the 3 terms they are in AP तो उनके लिए एक रिलेशन बनता है B = A + C/2 मतलब जो सेंट्रल टर्म है वो पहला और तीसरे वाले का सम करके डिवाइड बाय 2 करने पे आता है दैट इज अ रिलेशन ओके AB का ही रिलेशन है ऐसा तो जो सेंट्रल टर्म है देखो यहाँ पे k + 7 अकॉर्डिंग टू दिस k + 7 जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड का सम करने के बाद डिवाइड बाय 2 करने से हमको मिलना चाहिए ऐसे ये एक रिलेशन बन जाता है अब ये रिलेशन को सॉल्व आउट करेंगे और हमारा k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 को सामने ले लेते हैं तो 2k + 7 = सामने ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं k - 3 + 2k + 7 इधर 2 अंदर 2k + 2 अंदर
14 इक्वल टू k माइनस 3। अभी इसमें k वालों को साथ में कर लेते हैं, k प्लस 2k इज 3k प्लस 7 माइनस 3 इज 4। बड़े नंबर की साइन आती है तो 7 माइनस 3 इज 4। नाउ यहाँ पे हमारा 3k है, इधर 2k है, तो 2k को उधर ले लेते हैं और ये 4 जो है उसको ये साइड पे ले लेते हैं। दैट मीन्स देखिए 3k 2k उधर यानी कि सामने लिख देते हैं उसको, 3k इधर ही था, 2k स्पेस बदल के सामने गया यानी कि माइनस 2k हो गया, और ये 14 इधर है, 4 इधर आ रहा है तो वो हो जाएगा माइनस। So now we have 14 minus 4 equal to 10 and 3k minus 2k equal to 1k, that is equal to k। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। सो इसमें इन रेडियस हमें ढूंढने को बोला है। इन रेडियस यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उसकी रेडियस। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है, उसके अंदर एक सर्कल बैठा हुआ है। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल और इसकी हमें रेडियस ढूंढनी है। ओके, अभी अगर ये वाला जो ट्रायंगल की जो साइड्स है अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला लग पाएगा। लेकिन अगर वो राइट एंगल है तो राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों का मतलब देयर आर 3 साइड्स बेसिकली, एक बड़ी वाली और 2 छोटी वाली, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होना चाहिए, इसका स्क्वायर का आंसर होना चाहिए, होता है। ओके, दिस इज लाइक दिस, दैट ओनली 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर आप चेक कर लेना। 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर करोगे तो आंसर जो आएगा वो 37 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है, पाइथागोरस का पूरा सेटअप है ये। दैट मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर इन रेडियस यानी कि उसके अंदर रहे सर्कल की अगर रेडियस हमें ढूंढनी है तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, दैट इज r इक्वल टू दोनों छोटी साइड्स का प्लस करना है हमें 12 प्लस 35। ओके, उसमें से हमें हाइपो यानी कि जो बड़ी वाली साइड है उसको माइनस करना है और डिवाइड बाय 2। ठीक है, जो दोनों छोटी साइड्स है उसको प्लस करेंगे, उसमें से हमारा जो 37 यानी कि बड़ी साइड है उसको माइनस करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। इन दोनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 47 माइनस 37 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, योर आंसर इज 5। करेक्ट आंसर इज 5। ओके, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, नो कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं होता है, ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट, इफ PA minus PA1 equal to 0.2, find PA। तो that is a relation। देखो इसमें भी एक रिलेशन काम करता है, probability of A plus probability of A bar equal to 1 होता है ऐसा। ओके, ये एक मतलब प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अभी इसको हम अगर डायरेक्टली प्लस करना स्टार्ट करें तो PA प्लस PA होगा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये देखो प्लस माइनस है इसलिए ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का प्लस होगा, क्या आएगा 1 प्लस 0.2 बन जाएगा 1.2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1.2 और इधर है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1.2, 2 नीचे जाएगा, सो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 2 and it is clearly showing that your answer is 0.6। 12 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 6, तो 1.2 डिवाइड बाय 2 होगा 0.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ये क्लास गिवन है, तो क्लास की जो मिड वैल्यू है वो बहुत इजी होती है, इट इज लाइक 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, मतलब इन दोनों का बीच की वैल्यू। तो 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 इट इज 70 डिवाइड बाय 2 एंड इट इज 35। ओके, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन आपका आंसर मैटर करेगा यहाँ पे। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं, 20 तक हो गया, नेक्स्ट 21, 2, 3, 4 चारों हमारे एक मार्क के क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास 21, 2, 23 एंड 24 ऐसे 4 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट जो है हमें मैच करना है। ओके, मैच द फॉलोइंग में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको सिंपली याद रखने होंगे। सो योर आंसर इज C
4 pi r square. Okay, like this. See, 4 pi r square. Curved surface area of a cylinder. Cylinder का curved surface area यानी वो घूमने वाला, अगेन वो भी एक फॉर्मूला ही है, एंड दैट इज b 2 pi rh. सामने वाला ये b 2 pi rh इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius r formed by an arc of length l. तो इसका भी क्लियर आंसर है b 1 by 2 rl, ये वाला b. ओके, एंड circumference of a circle, it is very clear, it is c 2 pi r. ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज है. आपको मैं बता दूं कि ये चारों क्वेश्चन जो है हर बार ऐसे ही होंगे, आपके बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही होंगे, खाली आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे. दैट्स इट. तो चलिए अभी नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी, जो कि 2 मार्क्स का होता है.